तो जैसे अगर हम बात करें ना कि जैसे प्रीलिम्स अभी आ रहा है, उसके अलावा जैसे डेट आएगी, अभी एसआई की मेजर एक वैकेंसी, आप में से कई लोग होंगे है ना जो एसआई वगैरह की वैकेंसी को देख रहे होंगे, उसके अटेम्प्ट करने का सोच रहे होंगे। जनरली ये जो एग्ज़ाम्स हैं, खास करके जो पीवाईक्यू वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी एक अलग टेंडेंसी है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। एक प्रीलिम्स को मान लो खास करके, जिसमें आपको क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए। बाकी एसआई वगैरह, मैंने खुद ने एसआई का दिया है, मैंने मेडिकल सॉरी फिजिकल उसका दिया है। उस समय आरएस का मेंस था, इस वजह से मैं फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाया। मैं सबको यही कहता हूँ, पर मेन कारण है कि मैं कर तो भी मार बहादुरी को आती है ना। फिर मैंने यही कहा कि नहीं, मैं दो नावों पे सवार नहीं होता, मैं एक पे ही होता हूँ। वो बात अलग है, आगे जाके वो नाव भी डूब गई हो मेरी, बट ठीक है। तो ऐसा ही का मैंने भी फिजिकल वगैरह दिया, नंबर अच्छे आए थे उसमें मेरे। हिंदी में 164 165 के आसपास थे। मैंने पूरी हिंदी नवीन सर से पढ़ी थी, और साथ में पैरेलली रेफरेंस के तौर पर राघव प्रकाश सर की जो है वो दोनों बुक, या सर और इनके बेस पर ही मैं आगे बढ़ा था। जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको क्लास में कहा कि स्प्रिंग बोर्ड में खास करके जो चीज मैं सबसे ज्यादा मेंशन करता हूँ वो यही है कि आपको कम से कम टाइम में और कम से कम कंटेंट में इतना कुछ बता दिया जाता है जो सच में सोचने पर, जैसे मैं अपनी बताऊं ईमानदारी से, तो जैसे मैंने बताया B2 बैच था, उस समय एसआई की वैकेंसी भी आ गई थी, तो भैया के रेफरेंस से, या फिर यूं कहीं भैया का बैच भी था, तो उस समय स्प्रिंग बोर्ड ने जो है सर वगैरह ने एसआई का जो बैच है वो कॉम्प्लीमेंट्री सबको दे दिया था, है ना। तो उस समय फिर हमने क्या किया कि मैंने जब हिंदी पढ़ी थी तो मेरे को खुद को लगा, जैसे नवीन सर पढ़ाते हैं, नवीन नैनीवाल सर, जानते होंगे आप लोग, है ना। अब इसमें कुछ वर्ड है, वर्ण विचार करके एक कोई टॉपिक आता है। उसके अलावा ये जो संधि ये सब आते हैं ना, वाक्य रचना ये सब, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब ग्रामेटिक जाते हैं। बट इसके अलावा जो वाक्यांश और वाक्य रचना, ये जो अलग से टॉपिक है ना, जो सिर्फ ऐसा ही में है, उसमें आप यकीन नहीं मानोगे, सर ने मतलब दो 3 घंटे की क्लासों में इनको पूरा करा दिया। इस तरह मिला के मुझे जितना याद है 20 घंटे के आसपास या जितना भी है, ये जो अदर टॉपिक्स है ना जो पर्टिकुलर पीएसआई में, वो करा दिया। मैं खुद मगा भाई 200 नंबर की हिंदी है, उसमें आराम से 100 के आसपास जो है ना क्वेश्चन के, या 100 के आसपास जो मार्क्स हैं वो अदर उन टॉपिक से आएंगे जो सिर्फ एसआई में है कुल मिला के। वो कैसे होगा, सर ने कम करवाया ये वो, बट आप यकीन नहीं मानोगे, जब हमने पेपर दिया, मैं खुद, मेरा बीकानेर सेंटर आया था, मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ या पेपर दे रहा हूँ। मतलब डायरेक्ट आपको सीधा साधा सिंपल वैसा प्रश्न मिलेगा, जितना कॉम्प्लिकेट भी है उतना भी आपको इस स्तर पर सर ने आराम से बहुत कम टाइम में ही करवा दिया था। क्लासें हिंदी की इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ये संधि, उपसर्ग, ये सब ना बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं, बट इसके अलावा जो अदर टॉपिक है वो बहुत आसानी से करवाए थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत कम टाइम में, बहुत कम कंटेंट में, बहुत कम चीजों में इतनी अच्छी चीजें बता दी जाती है कि उसका जो है आपके पास कहीं और तोड़ ही नहीं मिल सकता। ये सारी बात है। अब हम जो बात करते हैं पीएसआई की उसकी, तो कुछ चीजें होती है हमारे डेली लाइफ में, आपके साथ ऐसा कुछ होता होगा कि एक टेस्ट में आपके 100 नंबर है, दूसरे में 80 आ गए, तीसरे में 120 आ गए, फिर आप 80 आ गए। मतलब जो ये फ्लक्चुएशंस होता रहता है, मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये क्यों होता है? और ऐसे बच्चे जिनकी नहीं, सर हमारा अप डाउन नहीं है, अपना मामला सेट है 50 बस, है ना। अपना सेट है 50, उनमें से कुछ होते नहीं सर अपना भी सेट है 150। तो ये जो बीच का गैप है ये क्यों बना हुआ है? और चलो गैप ज्यादा भी हो कम भी हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो 50 वाले हैं वहीं पे क्यों अटके हुए हैं। अब आप में से मुझे कोई बताएगा, सर एक बार माइक दो, ऐसे कोई बच्चे, एक दो टेस्ट लगे होंगे ना आपके ऑब्जेक्टिव, 50 वाले कौन कौन है मुझे बताओ, 50 के आसपास, ईमानदारी, ऑनेस्ट इज दी। कम वाले भी, अरे बताओ, 150 वाले भी पूछेंगे और 50 वाले। ऑब्जेक्टिव जो पेपर है ना अपने, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर वाले, उसका कह रहा हूं मैं 50-60 के आसपास की रेंज। माइनस वाला तो रहबा दो फिरते तो बाकी बता दो पॉजिटिव वाले। अरे हैंड रेज तो कर दो, सबके ज्यादा ही आते हैं ऐसा, ये कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं ना, 12 देखो ला तन है ना। चलो 120, 130, 100, है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी आ जाएगा, फिर कल तो नंबर ही नहीं मिल रहा ऊपर कहाँ है। ठीक है, चलो, क्योंकि अभी टाइम भी कम ही हुआ है ना, बैच को इतना पता नहीं चला होगा। इन फ्यूचर ऐसी चीजें आपको बहुत देखने को मिलेगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कॉन्स्टेंटली डाउन ही रहेगा और कुछ का हाई। मैं ये नहीं कह रहा रहेगा,
नहीं कह रहा, रह सकता है, उसमें कुछ समस्याएं होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ समस्याएं होती हैं जो आप खुद महसूस करते हैं अपने साथ में, अभी आपको समय कम हुआ है, तो आपसे पहले किसी ने तैयारी करी है यहाँ से संस्थान से पहले भी कहीं जुड़े थे? अरे बता दो, मैं कोई नहीं कौन को नहीं, तो ठीक है। होता क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको खुद को महसूस होगा कि कुछ कमियां हैं हमारी, कोई भी रीजन हो सकता है उसकी वजह से हमारे नंबर कम आ रहे हैं ना। अब वो नंबर कम क्यों आते हैं अपने, उसकी हम बात करते हैं। आपके अकॉर्डिंग मुझे बताओ, जिनके कम नंबर आ रहे हैं, मेन रीजन कोई किसी ने पहचाना होगा ना कि भाई ये रीजन है सर, इसकी वजह से हमारे कम नंबर आ रहे हैं। बट आपने तो किसी कम नंबर आ ही नहीं रहे, तो मैं ही बता देता हूँ फिर, है ना। हाँ, बताइए क्या रीजन मानते हो आप जिसकी वजह से आपके कम नंबर आ रहे हैं? प्रॉपर रिवीजन, है ना। और हम्म, ठीक है, बैठ जाओ। अब हम बात करते हैं इसी पॉइंट की। ये कुछ बातें हैं, मैं 8-10 पॉइंट आपको लिखाऊंगा जो मैंने खुद ने इन 3-4 साल में महसूस किए। जो अदर लोग होते हैं टॉपर जो है हो हैं, या जिन्होंने जो 1-2 बार फेल हो चुके हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो तैयारी में हैं, वो ऐसी चीजें महसूस करते हैं बार बार जिसकी वजह से उनके नंबर कम हो रहे हैं। ऐसे हम 7-8 पॉइंट मिलके आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम एक स्कोर कार्ड बनाएंगे ना। इसको हम नाम देंगे कि स्कोर कार्ड, जो आपका सेल्फ इवेल्युएशन करेगा उसके आधार पर अगले 10 टेस्ट में। कितने? 10 टेस्ट क्लासरूम हो सकते हैं, किसी टेस्ट सीरीज के हो सकते हैं, घर पे कोई देने वाला दिए जाने वाला टेस्ट हो सकता है। इन टेस्ट में आप कोशिश करेंगे कि उस स्कोर कार्ड को आप मेंटेन करें। स्कोर कार्ड क्या होगा, किस तरह हमें पता चलेगा? मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, 8, 9, 10 अगले ये जो 3 लास्ट टेस्ट होंगे ना आप में, उसमें आते आते आपको इतना महसूस हो चुका होगा, या तो आपकी समस्याएं जो भी है ना, जो मैं लिखाऊंगा, जो आपके अंदर आपको लगता है अपने टेस्ट के समय, वो या तो खत्म हो चुकी होंगी, या 8, 9 और 10 जो टेस्ट होगा उसमें आपकी उस समस्या के अलावा सारी समस्याएं खत्म हो चुकी होगी, या सिर्फ एक वही समस्या होगी जो आप पे हावी होगी। और जब आपको पता चल जाए कि मेरी समस्या क्या है, तो फिर उसको डायग्नोस करके उसको आराम से समाधान किया जा सकता है। अगर आपसे वो समाधान फिर भी नहीं होता, तो आप महसूस कीजिए कि मुझे और सुधार की जरूरत है। फिर भी नहीं होता, तो फिर हम उन लोगों में से रहेंगे जो कहते हैं ना कि 0.6 के अलावा भी बाकी परसेंटेज बचता है। मैं उम्मीद करूंगा आप 0.6 के अंदर ही रहें। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले सर ने बताया कि रिवीजन की वजह से, इसको हम जो है एक एलिमेंट मान सकते हैं कि इस एलिमेंट की वजह से हमारे नंबर कम हो रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर होगा। टेस्ट आगे आने वाले टेस्ट 1, टेस्ट 2, 3, 4, अरे गणित को ना होगी थन, बोलो ना, 5, 6, गणो गणो गणो, नहीं दिया जाएगा आपसे, मानो मेरी बात। हाँ, 11 हो गया। अब देखो, अब मुझे फटाफट बताओ आपको कौन कौन सी समस्याएं लगती है। आपको तो कहीं लगी रही होगी ना अभी तक तो। अब आर था ना वही पता कौन की मैं कर रहा कहीं जीवन में ना। घर वालों के दबाव में कौन कौन है यहाँ पर? क्या ये बात नहीं करनी है ऐसा? ये देखो अपनी खाली कॉपी है ना, जो भी पेपर वगैरह उसमें बनाओ, बैठे मत रहो, काम आएगी ये चीजें। क्या? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं पहले ध्यान से देखो मत, पहले उतार लो। अरे धीरे रह के घर जा रहे हो क्या? अब देखो, करते हैं उसका, चलो कर लो आप, तब तक मैं और कर लेता हूँ। हम्म, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि कई बार रिवीजन नहीं होने पाने की वजह से जब हम टेस्ट में बैठते हैं तो हमें चीजें याद नहीं आती है ना। तो पहला हम कारण मान सकते हैं कि साहब रिवीजन की समस्या की वजह से कई बार हमारे प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि 3 ऑप्शन तो हमें लगता है कि अपने ही है। तो चौथा,
दगा कर जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं ऑप्शंस का इश्यू हो सकता है ना, कि भाई ऑप्शंस ऐसे लगते हैं, तीन तो दो जैसे होता है ना, 50-50% आ रहे हैं, फिर 75-25 का रेशियो हो जाता है। तो इसको एक तरीके से हम नाम दे सकते हैं कि ऑप्शंस जो है ना हमारे, वो कई बार हमें लगते हैं कि कॉम्प्लिकेट है। और कोई कारण जो आपको लगता हो? बट हाँ, इस क्लास में एक वही तो है जिनके कम नंबर आ रहे हैं ना, याद नहीं होते ना। ओके, तो फैक्ट्स का इश्यू मान सकते हैं ना। फैक्ट, फैक्ट में डेट हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कोई पर्टिकुलर जगह का नाम हो सकता है, किसी की स्थापना कब हुई, कौन सी जगह थी, किसने करी, ये सारे पॉइंट है ना। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आपके जीवन की अभी भी जो 2-3 महीनों में आपने महसूस की जो भी समस्या है वो भी आप यहाँ बता सकते हैं, सबका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, नींद आओ चाहे तो नींद तो ले लो भाई, देख, नींद से, खाने से और घूमने से, इन तीन से सेक्रीफाइस नहीं करना। अरे थे तो भावनाओं में बह गए भाई, इतना भी नहीं बताना था। और बताओ उसके अलावा। हाँ, और तो बढ़िया, खैर कुछ समस्याएं क्वेश्चंस की भी होती हैं। लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेट सा लगता है सवाल, खास करके इकोनॉमी, बायो टेक्नोलॉजी, है ना। इसमें और 2-3 चीजें आती हैं, वो भी बात करेंगे। और उसके अलावा बताओ, या इतना ही है? आते हुए भी भाई थे, फिर पूजा कराओ देवता की। कोई देवदोष लग रहा है इसमें तो। ठीक है, आते हुए भी गलत हो जाते हैं। उसी की तो बात चल रही है कि क्यों हो जाते हैं, मैं भी ये पूछ रहा हूं। क्या? हाँ, मतलब कई बार क्वेश्चन पढ़ने की समस्या रहती है ना। क्वेश्चन पढ़ने को हम इस तरह देख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना, वो हमें कई बार पकड़ में नहीं आती। उसके अलावा बताओ। हाँ, वो ऑप्शंस का इशू होता है ना, ऑप्शंस का इशू, वो भी हम उसकी बात करेंगे। मतलब इनके अंदर भी 2-2 3-3 पॉइंट है जो अलग अलग समस्याएं करते हैं, हम उनकी बात कर लेंगे। उसके अलावा बताओ। ओएमआर, अच्छा पॉइंट है ये। ओएमआर में, या फिर कई बार जब हम टिक करते हैं ना क्वेश्चन पेपर में भी, तब भी हम वहां पर कुछ बी का सी कर देते हैं ना, इस तरीके से। और उसके अलावा बताओ। सब जाने पहचाने से लगते हैं ना, चारों ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं, ऐसा। हाँ, वही ला गया। सही है। और उसके अलावा कई बार टाइमिंग का इश्यू रहता है कि भाई, अरे लास्ट में आता है मैथ, अभी नहीं आ रहा होगा, मैथ वगैरह जब जुड़ेगी ना पेपरों में, तो समय का अभाव होगा, जल्दबाजी में कई बार आप जो है ना बहुत सी चीजें अटेम्प्ट करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। और उसके अलावा एक चीज है सबसे महत्वपूर्ण जो आप भूल रहे हो, मैं याद दिलाऊंगा, और फिर कि हाँ तो मैं मगर एक बार थे ही, याद कर लो। बताओ। तुक्का? नहीं, इसको तो सबसे ऊपर रखना चाहिए था वैसे, है ना। तुक्का, ठप्पा। और उसके अलावा पीछे भी है कोई? हाँ सर। अरे सॉरी यार, आप सब सर ही दिख रहे हो मेरे को इसमें, सॉरी। हाँ बताइए। माइक का है? 1 मिनट, आ रहे हैं, मतलब देते हैं। तब तक और किसी को कुछ आइडिया आ रहा हो? आपके सही है सारे प्रश्न? क्लियर है? कोई समस्या नहीं है आपके? राम जी, राजी? आई चाहिए जी। हेलो इसमें, हाँ 1 मिनट, हाँ जी। सर, 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 20 में तो मतलब एक्यूरेट होता है, और 20 और 20 क्वेश्चन वाले मतलब वो खतन वाले आते हैं। 80 तो एक्यूरेट होते हैं और 20 वाले खतन वाले होते हैं भाई।
इसमें से सही नहीं है ऐसे वाले। तो गुरुजी इनमें कलेश है हो सका है तो भाई ते पूजा कराओ फिर बोई रोग से पूजा खतन वाली। वाला में काहे तो पहला में तो मतलब पहला टेस्ट में तो गलत हुआ जाना है, पर हाँ दूसरा में थोड़ा थोड़ा सही है रह जाए तो दिक्कत तो है बान ऐसा। उल्टा गलत कराना चाहिए। हाँ सही करवाना चाहिए, लेकिन अतेक जल्दी अतेक सही कौन हो रहे, दो तीन ही सही हो रहे जी, ज्यादा सही कौन हो रहे चलो कराते हैं आज उनको भी। बैठो पानी पाओ यार, अगर तो गहरी समस्या है। अच्छा है, अच्छा ठीक है। तो इसको क्या लिखूं मैं? ठीक है, और कोई किसी को कोई समझ में आ रहा हो? ओके हाँ करते हैं। तो कंटेंट की बात कर लेना। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो नोट्स में नहीं है और वो ठीक है, अब भी करते हैं इसकी बात। मतलब कुल मिला के कुछ पर्सन ऐसे हैं जो हमें कंटेंट में नहीं मिलते हमारे में, है ना? बात करते हैं उसकी। तो तीन तीन छः तीन नौ हो गए ना? और है कोई मेजर कंसर्न जो आपको लगता हो? देखो ये सबकी अपनी अपनी समस्या है। अब हो सकता है कंटेंट वाली उन्होंने महसूस करी, 10-20 लोगों ने और करी होगी, आपने अभी तक नहीं करी हो, लेकिन ऐसा फिर पेपर कोई आएगा जिसमें इनमें से एक एक समस्या सबकी होगी, है ना? वो होता है ना, सास भी कभी बहू थी। तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो जो भी है सबकी एक तरीके से कंबाइंड इश्यूज हैं। तो ये सारे एक तरीके से जैसे भी जिनको भी समझ में आए थोड़ा सा देख लेना। मेरे हिसाब से 9 इश्यूज हमने लिख लिए हैं। इनकी हम एक एक की बात करते हैं ना। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले रिवीजन का। तो समस्या वहीं से शुरू होती है कि हमारा आपका तो समय कम हुआ है। कुछ बैच ऐसे भी होंगे जिनका समय काफी हो चुका होगा और उसके अंदर 6-6 महीने 10-10 महीने हो चुके होंगे, 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो मेन इशू आता है रिवीजन कैसे करें, है ना? कि आपका नहीं है, मेरे भी यूट्यूब पे कई सारे कंसर्न होते हैं। जब मैं रिसेप्शन में या फिर मतलब मेन बिल्डिंग में रहता हूँ स्प्रिंग बोर्ड, तो वहां पर भी बच्चे ही पूछते हैं। मैं खुद फ्री होगा भाई, मगर मन दे दू यार, मैं रिवीजन कर दूँ था की जगह और कहीं बता बता के। तो मैं इसके माध्यम से भाई, अगर यूट्यूब पे क्लास जाती है ना, तो यही रिवीजन का सबसे बड़ा तरीका। न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है ना? अभी हम इसको एक एक पॉइंट बनाते हैं, उस हिसाब से काम करेंगे। अब बात जब सबसे पहले आती है रिवीजन की, है ना? कि रिवीजन कैसे करें, किस तरह करें, कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, ये सारी बातें। रिवीजन करने के लिए मैं सबसे बड़ा मेथड मानता हूं वो है न्यूज़पेपर। कौन कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर? आज पढ़ के आए हो? घर जाके पढ़ोगे शाम का ना? कल का पढ़ा हुआ है? ऐसी कोई खबर जो याद हो आपको, कोई न्यूज? ठीक है, और उसके अलावा? ठीक। कोई ऐसा मुद्दा जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो, या फिर थोड़ा सा उसको छोड़ो, चलो कोई भी ऐसी बात जो आपको लगती है कि 5-10 दिन से कंटिन्यू न्यूज़पेपर में आ रही है, एपिडिल्लों के कंसंट के अलावा। हाँ ठीक है, मतलब याद है कुल मिला। तो मुझे बताओ, ये जो भी 2-5 खबरें आपको पता है, न्यूज पता है, आपने इनको याद किया था क्या? तो सिर्फ रीडिंग मारी थी ना, पढ़ा था ना, फिर भी थोड़ी बहुत याद रह गई। ये तो एक बार ही पढ़ा इसलिए याद रह गई। अब आपसे मैं 2 साल बाद भी पूछूं कि उन क्लास में मिले थे, आपने कुछ कहा था कोई बांग्लादेश और शाहरुख खान ऐसा, तो थोड़ा बहुत आपको कि हाँ हाँ हाँ, जबकि हमने सिर्फ एक बार पढ़ा था। कंपेरेटिवली हम रिवीजन करते हैं 10-20-30-40-50 जितनी भी बार हो जाता है, उसमें भी हमें याद नहीं होता। उसका रीजन ही यही है। हमेशा रिवीजन न्यूज़पेपर की तरह करो। नॉर्मल रीडिंग मारते हो ना न्यूज़पेपर की, उसमें भी आपको चीजें याद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप उसी अप्रोच से पढ़ते हो कि मुझे बस पढ़ना है, मुझे थोड़ा अवेयर होना है। उस अवेयरनेस की वजह से आपका दिमाग इतना ज्यादा फ्री रहता है कि वो अपने आप चीजें एक्वायर करता है। देखो कई सारे चीनी विचारक रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि किसी भी देश में सबसे ज्यादा अगर आप कंट्रोल रखने की कोशिश करते हो तो वहां सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। तो ह्यूमन टेंडेंसी, आप जिस चीज को जितना ज्यादा दबाव बनाओगे वो स्प्रिंग की तरह व्यवहार करता है, उतना ही रिफ्लेक्ट होता है। तो कुल मिला के रिविजन का सबसे बड़ा तरीका यही है। आपके जैसे भी एक सब्जेक्ट पूरा होता है, आप, मैं बता रहा हूँ पहले सब्जेक्ट की, है ना, कि भाई एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, इसको कैसे रिवीजन करें। फिर आपका कोई टेस्ट आप दे रहे हो वीकली, उसको कैसे करें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, न्यूज़पेपर के हिसाब से ही चीजें देखनी है। इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है हमारा, उसको हम किस तरह रिवाइज करें। मान लो आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, है ना? अब आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, आपके पास मान लो लगभग 150 पेजेस है। क्लियर है?
अब आप इसको लेके बैठो एक दिन आराम से 5 से 7 आवर, बहुत बहुत ज्यादा होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपने खोला। बस ये आपके पेजेस हैं, ये आपकी नोट्स स्पाइरल हो गया। यहां से शुरू करो बस पढ़ना, नॉर्मल न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग लगानी। पेज पलटे जाओ, पलटे जाओ, पलटे जाओ, पलटे जाओ, पलटे जाओ, लगभग 50 के आसपास पेजेस पलट दो। इसमें कोई टॉपिक हो सकता है आधा ही हुआ हो, छूट जाए, कोई इशू नहीं। 50 कर लिया, अभी होल्ड करो, फिर से 1 से 50 पढ़ो वापस। कितनी बार पढ़ लिया? 2 बार। अब 50 से सेम वही 100 तक करो, कितनी बार? 2 बार। फिर 100 से 150, 5 से 7 घंटे इसको दे दो। आप यकीन मानो हकीकत में आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो चुकी होंगी। फिर वैसे हमें, अगर हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन की बात करते हो तो हमें वैसे ही ऑप्शन दिया जाएगा। मीन्स की अगर हम बात करते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेट आता नहीं है कि भाई 150 पेजेस में से पूरे ही पर्सन हिस्ट्री के आ जाने, है ना। तो मतलब इतना वेटेज रहता है कि उतना जो आपने नॉर्मल रीडिंग वगैरह भी लगाई है ना, उससे भी काम हो जाता है। ये हो गया किसी सब्जेक्ट का जो 2-3 महीने बाद में आपने शुरू किया हो या छूट चुका हो, उसको कैसे रिवीजन करें। आगे की बातें, अभी तो समय आपको लगेगा इसमें। फिर अगर हम बात करें कि सर हम कोई टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, उसका क्या करें। मैं अपनी बताऊं, उसमें मैं क्या करता था कि आप मान लो, एक सबसे पहले इसमें कंसिस्टेंसी वर्ड जुड़ के आता है। कई लोग पूछते हैं कि कंसिस्टेंसी हमसे मेंटेन नहीं होती, उसका रीजन देखो। जिसने संडे बनाया, मानव जाति उसका हमेशा उपकार समझेगी, है ना। जिसने रविवार बनाया और जिसने एग्जाम बनाया, उसका तिरस्कार, है ना। हम दोनों में फंस गए, ना हम तिरस्कार कर सकते ना कुछ और। तो जिस तरह संडे इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन 6 दिन आदमी अच्छे से मेहनत करता है, किसके लिए? उस संडे के लिए, है ना। स्कूल में भी भाई सैटरडे की सुबह हम इसलिए स्कूल जाते थे राजी और कि चल कलेस कट्यो आज और पढ़ लो, है ना, काल सो वाला। उसी तरह अपनी पढ़ाई को भी इसी तरह रखो कि मुझे 7 दिन में से एक दिन अपने आप को देना है जिसमें मैं फ्री रहूं। जीवन में पढ़ाई के अलावा भी बहुत काम होते हैं ना इस उम्र में, है ना, वो भी जरूरी है ना। तो कुल मिला के 7 दिन में एक ऐसा दिन आपका होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ टेस्ट देखो, दो बस 3 घंटे का, है ना। बाकी फ्री रहो, सो जाओ, जो भी आपको करना है वो सब करो। तो जब आप 6 दिन उस दिन के लिए तैयार रहोगे ना, आप यकीन मानो आपकी पढ़ाई अलग ही लेवल की होगी। आज शुरू करोगे, एक दिन हो गया, 7वें दिन के लिए अरे वाह, बीच में 5 ही दिन बच रहे, 2 दिन, फिर बीच में 4 बच रहे, 3 दिन, फिर 2 ही बच रहे। ऐसे करते करते आपका एक इतना अच्छा सर्किल बन जाएगा कंसिस्टेंसी का कि आप 1-2 घंटे फिर भी चूक जाओगे 1-2 दिन में, बट फिर भी अच्छा बनेगा। तो कंसिस्टेंसी के लिए आप 7वां दिन एक दिन अपने लिए ऑफ रखो। मैं बुधवार को फ्री रहता था, उस दिन मैं सिर्फ एक टेस्ट देता था, जो भी ऑनलाइन वगैरह। बढ़िया मौज करा, एक फिल्म देखा था, पुष्पा उष्पा, वो सब उसी टाइम आ रही थी। मुझे हमारे लिए ही आ रही है, बढ़िया, है ना। पुष्पा फर्स्ट के टाइम, उसी का टाइम है, 22 के आसपास ही आई थी शायद, है ना। उस तो इस तरह आप कंसिस्टेंसी बना सकते हो। अब टेस्ट के लिए क्या करें। टेस्ट के लिए मान लो आपका 7वें दिन टेस्ट है। मैं जिस तरह पढ़ता था, तो ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6, 2 घंटे, 2 घंटे, दो दो दो, और इस ये पूरा दिन, मतलब 2 घंटे मेरे पर्टिकुलर उस टेस्ट के लिए हो गए, उस सब्जेक्ट के लिए। इस हिसाब से कितने हो गए, ये हो गए आपके 10 घंटे, है ना। 10 घंटे हो गए। बाकी का समय मैंने अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूं मैं। बच्चे पूछते हैं सर कि टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ें, अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हमारे सब्जेक्ट छूटते हैं। अगर अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो फिर टेस्ट छूटता है, क्या करें भाई। गौतम बुद्ध ने इसलिए तो कहा है मध्यम मार्ग, है ना, मिडल पाथ। उसका मतलब ही यही, हर चीज में मध्यम देखो। तो 2-2 घंटे आपने अपने टेस्ट को दे दिए, बाकी का समय जो भी 8-7 घंटे जितने भी निकल पा रहे हैं आपसे, वो आपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ ली। इसमें आप 10 घंटे में आराम से एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन कर चुके होंगे, अच्छे से पढ़ चुके होंगे। और आखिरी का जो दिन है ना, बुधवार के हिसाब से वो मंगलवार हो सकता है, संडे के हिसाब से सैटरडे। उस दिन पूरा, उस दिन उस सब्जेक्ट को पढ़ लो। बस वो एक दिन हो गया जो सब्जेक्ट को मिल गया, और बाकी के दिन में से सिर्फ 2-2 घंटे उस सब्जेक्ट को मिले और बाकी के आपका टाइम रह गया। तो इस तरह आप रिवीजन कर सकते हो टेस्ट का, सब्जेक्ट का। यकीन मानो थोड़ा सा कोशिश करना, इससे आपको खुद को लगेगा कि हाँ रिवीजन भी हो रहा है, चीजें याद भी हो रही है। आप सोच के देखो, आप पर्टिकुलर टॉपिक को, सब्जेक्ट को 2-2 घंटे 5 दिन कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो बार बार दिमाग में वो फिरता है ना, बार बार वो टॉपिक आता है। इसमें भी आपको क्या करना है कि मान लो जैसे 2 घंटे अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने 20 पेज पलटे या 20 पेज थोड़ा ध्यान से पढ़ा, दूसरे दिन जब आओ ना, इन 20 पेजेस को फटाफट 1/3 के हिसाब से पढ़ना। मतलब आज 2 घंटे आपने जिसको दिए ना, लगभग 30 मिनट 40 मिनट जो है ना, हाँ 40 तो ज्यादा हो जाएगा, जो भी है 30-40 मिनट जितना भी आप दो, उसमें इन 20 कल वाले 20 पेजेस को फटाफट रिवाइज कर लेना, फिर आगे बढ़ जाना। इस तरह करते जाओगे ना, अच्छे चीजें याद होंगी। जो आप कहते हो ना फैक्ट वगैरह याद नहीं होते, भूल रहे हैं, उनके नीचे अंडरलाइन किया करो पेंसिल से,
जैसे मान लो आपसे पूछ रहे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई है, मान लो जिसको इशू है 1920 में, बहुत इशू हो रहा है, उसके 20 के नीचे अंडरलाइन कर लो। दूसरे दिन जब भी आओगे, एक एक पेज जब पलट रहे हो, उसमें अंडरलाइन में कोई है क्या ऐसा जो अंडरलाइन किया हुआ, हाँ ये है, फिर फटाफट याद हो गया, ऐसे करते जाओ। यकीन मानो मुझे समस्या रहती है, मुझे आपसे भी ज्यादा समस्या रहती है फैक्ट में, जो आज भी है, आज भी है। लेकिन मैंने उसको समस्या को इतना ओवरकम किया, उसके ऊपर इतना काम किया था कि आप यकीन नहीं मानोगे। जैसे अभी कुछ समय पहले, लगभग 10 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने तैयारी शुरू ही की है और उनके साथ भी सेम समस्या है। हालांकि वो कुछ सिलेक्टेड है अभी, लेकिन फिर भी उनके साथ ये समस्या है। उन्होंने मुझसे पूछा कि साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में। मैंने कहा 1928 में। कि बस इतना ही याददाश्त मुझे चाहिए। मगर ये अच्छी लगी आपको कि ये याददाश्त की बहुत बड़ी चीज़ है, हमें तो ये भी याद नहीं होता। तो मैं ये मानता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा समस्या है डेट वगैरह याद करने में। तो उसके बाद भी मैं इतना सिक्योर हूँ, तो आप इस हिसाब से करोगे ना तो डेट याद हो जाएंगी। मेरे हिसाब से रिवीजन की समस्या खत्म हो जानी चाहिए। रिवीजन को लेकर कोई और किसी का कंसर्न हो, आगे चलें, बताइए। हाँ, सरसरी और कंप्लीट दोनों के बीच में आपको अच्छे से रीडिंग मारनी है। कुछ ऐसी लाइन, कुछ ऐसा शब्द लगे जो कॉम्प्लिकेट हो, आपको लगता हो इंपॉर्टेंट हो, उसको थोड़ा ध्यान से देखना, बाकी नोट। बस एक बार रीडिंग भी मार लोगे ना तो अपने आप सारी चीजें याद हो जाती हैं, क्योंकि सर इतना अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। और जब हम सुनते हैं ना किसी से भी, तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव रहती है। तो इस तरह आप कर सकते हो ना। और किसी का कोई कंसर्न? ये पढ़ के लिख के याद करने का, ईमानदारी से बताऊं, मैंने शुरुआत में लिख के याद करने की कोशिश की थी। समय थोड़ा लगता है, बट अच्छा है लिख के याद करना भी। समय का थोड़ा भाव रहता है, उसकी जगह आप उसका भी मध्यम मार्ग है, बोल के पढ़ लिया करो, है ना। बोल के रीडिंग लगाया करो। अंतर्मन में करते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ ना, पढ़ाई के अलावा भी हमारे पास बहुत काम होते हैं, तो हमारा दिमाग उन कामों में चला जाता है अंतर्मन से जब पढ़ते हैं, है ना। तो अंतर्मन से नहीं पढ़ना, मुंह से बोल बोल के पढ़ना है। ठीक है, चलें आगे। कंसन तो मेरे हिसाब से रिवीजन के हिसाब से जो भी पॉइंट है वो क्लियर हो चुके होंगे यहाँ पर। ना ना, मैं नहीं पीता, बाद में देख लेना। ठीक है, तो अब रिवीजन का हो गया, चला गया। बात आती है ऑप्शंस की, कि सर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऑप्शन की मैं अगर बात करूं, ये बातें हैं आर एस प्री 2021 की। जब हम भैया ने यहाँ पे टेस्ट दिया तो भैया पेपर लेके आ जाते थे, मैं वो पेपर ही देखता था। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो आज हम फॉर्मेट देखते हैं ना, क्या था वो, जैसे 1 2 3 और 4, यहाँ पर ए लिखना चाहिए, बट यहाँ लिखा जा रहा है बी। बी है ये, तेरा नहीं है, बी। यहाँ पर लिखा जाना चाहिए बी, लेकिन लिखा जा रहा है डी। यहाँ पर ए और यहाँ पर सी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ना, कि भाई उसमें क्या ओ एम आर मेरे इनसे बहुत ज़्यादा वो होता है मिस्टेक। ये फॉर्मेट स्प्रिंग बोर्ड ने 2021 की टेस्ट सीरीज से चालू कर दिया था, तो हमने देना शुरू किया। मैं ओ कहीं तरीको आगो, बट ये यूपीएससी के फॉर्मेट थे जो सेम हर साल चेंज होते रहते थे, और वो संस्थान की टेस्ट सीरीज में भी लगे होते थे। मुझे लगा ये तो बहुत हैवी हो, इतना क्यों पूछेंगे वो, है ना। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे याद है मेरा या तो 1 या 2% इसी वजह से गलत हुए थे, क्योंकि यहाँ पर तो 1 2 3 4 कुछ दिया हुआ है। मेरा अगर ऑप्शन 4 सही है तो मैं इसको लेके जाऊंगा, है ना। लेकिन डी का मतलब तो 2 है, तो इस तरीके से मेरे पर्सन भी गलत हुए हैं। तो यहाँ पर जो टेस्ट बनाए जा रहे हैं, सीरियसली आंखें खोल और उनको ढंग से पढ़ के अटेम्प्ट करोगे ना, जितने आपके कंसर्न है, जितने आपकी समस्या है, वो सब खत्म हो जाएगी। अभी आपके ऐसे भी क्वेश्चन, मतलब ऑप्शंस आने लगेंगे जिसमें होगा उपयुक्त में से कितने सही है, या तो 1 या 2, ऐसा आता है क्या, केवल 2, केवल 3। ये यूपीएससी 2023-24 से लागू कर रहा है, और अभी 23 वाले प्री से स्प्रिंग बोर्ड ने भी ऐसा लागू कर दिया था। बट वो इस बार 23 में तो वैसे ही पेपर बहुत हल्का आया था, इस बार वाला फिर भी ठीक था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऑप्शंस की समस्या है। तो ऑप्शंस के लिए आपको एकमात्र तरीका यही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से तैयार करके रखें, और यहाँ पर जो टेस्ट लग रहे हैं उनमें जिस तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं ना, वो सबसे हाई लेवल है, उससे सच में ऊंचा लेवल कोई हो नहीं सकता। ऑप्शंस में यही समस्या थी ना, और कोई समस्या थी ऑप्शन में? ऑप्शंस में हाँ, कैसे? हाँ हाँ, नो डाउट, उल्टा है, यही तो समस्या है। आंसर क्या है, आपके प्रश्न का आंसर क्या है? ये 2 है, ये 2 है। इस 2 का मतलब बी है, ना कि 2। हाँ, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये मतलब इसमें बी है। मैंने हालांकि मेरे को एबीसी लिखना चाहिए था यहाँ पर, है ना। एबीसीडी लिखूंगा, तो अब सही है, अब आ जाएगा समझ में। आपका ऑप्शन क्या है? बी। तो बी का है 1 में, ये। और कोई ऑप्शन में किसी को लेकर समस्या, ऑप्शन की वजह से प्रश्न गलत होते हो? चले आगे। तीसरा पॉइंट है फैक्ट्स। जी।
ठीक है। हम्म। हाँ। हम्म। कि भाई एक ऑप्शन में इशू रहता है ना कंटेंट के या फिर किसी भी रीजन से कि उसका फैक्ट हमें पूरा आते नहीं हो, उसकी बात करते हैं। उसको हम ना इस लास्ट में लेंगे कंटेंट वाले में, ना मैं कवर कर दूंगा, डोंट वरी। उसके अलावा कोई, यही है ना? चलें आगे। फैक्ट्स का बता ही दिया, फैक्ट किस तरह याद करने हैं। फैक्ट को बार बार पढ़ना होता है। जब आप रिवीजन इस तरह करेंगे कि आपके अंडरलाइन हो, आपके पास पेंसिल रखा करो, है ना? जब भी पढ़ाई करो, घर पे कभी भी रिवीजन करो तो पेंसिल हाथ में रखो। पेंसिल से नीचे जो भी आपको फैक्ट लगता है उस पर गोला कर दो कि बहुत परेशान कर रहा है। आप यकीन मानो, 2-3 बार कंटिन्यू उसमें पेज पलट के उस गोले को भी देखा ना आपने, आपका वो फैक्ट क्लियर हो जाएगा। अभी अभी आज ट्राई कर लेना, चाहे हिस्ट्री में किसी भी सब्जेक्ट में आपको लगता हो कि वहां पर उस फैक्ट में मुझे समस्या होती है, मेरे कहने से उस पर गोला लगा देना आज ही जाके, और बस कल परसों 2 दिन उसको बार बार पढ़ लेना। हम करते हैं ना, हथेलियों पे भी लिखते हैं, वो इसीलिए तो याद होता है क्योंकि दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहता है उस पर कि भाई कुछ लिखा हुआ है हथेली पे और उसको याद करना ही है। तो पेंसिल अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है, पता है? बचपन में हम इसीलिए उसकी शुरुआत करते हैं। आजकल तो पेन शुरू हो गई शायद बच्चों की भी, है ना? या पेंसिल बची है? मेरे भैया का लड़का है, वो फर्स्ट पहली क्लास में वो पेंसिल लिखे। मतलब हम पता नहीं हमने दे रखा है पेन या क्या है, मन भी यही ला के रही है ना। हाँ, तो पेंसिल इसीलिए तो होता है ना कि पेंसिल हमारी बहुत सारी कमियों को मिटा के उन्हें मजबूत करती हैं। तो उस हिसाब से हिंदी में भी ऐसे होता है, ग्रामर जब आप पढ़ते हो बहुत सारे टॉपिक, तो 2-3 बार पढ़ लो किसी पेज को, 2-3 पेजेस को, आपको लगता है कि इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे याद नहीं हो रहे हैं, उन पे पेंसिल लगाओ, टिक करो छोटा सा। पेंसिल से क्या होता है, जब आपने वो गोला लगाया अपनी कॉपी में, 2-3 दिन बाद में आपको लगा मेरे को भी याद हो गया, तो फिर उसको रबड़ से मिटा दो ताकि दिमाग उस पर स्ट्राइक ना करे। दिमाग की इनकी बहुत तगड़ी एक्यूरेसी होती है, वो जानबूझ के उस चीज पे ज्यादा स्ट्राइक करते हैं जहां पर, जिससे हम प्रभावित होते हैं। ये तो सबको पता ही होगा। क्वेश्चंस की बात है, क्वेश्चंस का मतलब कि इसमें हमने क्या लिखा था, क्वेश्चंस का मतलब कि प्रश्न समझ में नहीं आ रहे, ऐसा ना? हाँ, तो कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं। हाँ, लैंग्वेज, कि भाई कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा मैच है, कौन सा अनमैच है, कौन सा गलत नहीं है, कौन सा गलत है। ये सब क्या है ना, आजकल आरपीएससी के जो पेपर है उसमें आप देखोगे, जो किसी भी क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न होगा ना, कि ये मैच, इनमें से कौन सा अनमैच है ये बताओ, तो उसको वो खुद ही बोल्ड कर देते हैं। आपने देखा किसी ने इस बार वाले प्री का पेपर? जरूरत थी कौन? कि हम तो वो थोड़ी देंगे, हम तो नेक्स्ट पेपर देंगे, हमें तो वो देखना है ना? तो प्री का पेपर देखोगे ना 21 वाले से भी, तो जो क्वेश्चन में होता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, वहां असत्य जो होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, उसमें इनकरेक्ट पे बोल्ड करके रखते हैं, वो खुद ही बता देते हैं। कहीं पर तो भाई टाबर जल्द, टाबरों को वैसे समस्या बहुत है, तो आरपीएससी सोचती है कि ये समस्या तो हम ही खत्म कर दें। तो क्वेश्चन का जो होता है ना लैंग्वेज का, मतलब सॉरी क्वेश्चन की जो लिखा है सही गलत, वो तो वैसे भी वहां बोल्ड होता है, बट फिर भी हमें अपने आप को थोड़ा अवेयर रखना है, कहीं पर तो आरपीएससी ना दे अगली बार से सुनने के बाद, तो समस्या हो जाएगी। लैंग्वेज की बात है, मैंने बताया इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत अजीब लगती है आपको, है ना? सर यहाँ पर जो समझाते हैं उसमें जो प्रश्न आते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द निकल के आएंगे। टेस्ट सीरीज जो दे रहा है वहां पर भी आप देखोगे पॉलिटी वगैरह की जो जो लैंग्वेज है बहुत कॉम्प्लिकेट है। उसका क्या रीजन है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लेवल किसी पेपर का जब बनाना होता है ना, कि वो 40% भी ना क्रॉस कर पाए, उसका तरीका सिर्फ यही नहीं होता कि आपसे वो सब पूछ लिया जाए जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो। सबसे आसान तो यही तरीका है, बट ये चीजें संस्थान भी जानते हैं कि भाई क्या उनसे पूछा जाए, इसलिए कई बार लैंग्वेज इतनी टफ बना दी जाती है कि लैंग्वेज भी समझना है। इस बार का मीन्स का पेपर देखा किसी ने? तो इसका मीन्स का पेपर देखा, एथिक्स का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी लैंग्वेज समझ में आई एथिक्स वाले की, है ना? जिनमें हमारा खुद का एवरेज था कि 5 से 9 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट में हम पूरा 10 नंबर का प्रश्न लिख दिया करते थे। अब यकीन मानो उतने टाइम तो उसको समझने में लग गया, मुझे खुद को भी। एमरसन का कोई स्टेटमेंट था एथिक्स में, उसकी ऐसी लैंग्वेज, वो 5-7 मिनट तो समझ में ही नहीं आया कि उसमें लिखना क्या है। तो कई बार लैंग्वेज बहुत अजीब बना दी जाती है प्रश्नों की, तो उसका तोड़ क्या है, बात ये है। तोड़ सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी जो कुछ ऑथेंटिक पर्टिकुलर बुक्स आती है। इकोनॉमी में तो हालांकि स्प्रिंग बोर्ड की लैंग्वेज आजकल काफी ठीक कर दी सर ने, मतलब इसी तरह की कॉम्प्लिकेट करी है कि कुछ शब्द जो है वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे एग्जाम्स में। बाकी टेक्नोलॉजी हुआ, पॉलिटी हुआ, उसमें जो मेजर अच्छी बुक्स, जो गाइड बुक्स वगैरह चलती हैं, या जो ऐसे सोर्सेज है जो डायरेक्ट हमारे मतलब जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनसे अफ्लाइट होते हैं, उनकी आप बुक्स पढ़ो।
उनमें जो शब्द जो है ना वो निकल के आएंगे, वहां आपको वो शब्द मिलेंगे। जैसे हम लक्ष्मीकांत वगैरह की बात करते हैं ना, तो उनकी लैंग्वेज उसी तरीके की बनाई हुई है, उसमें जो कोर वर्ड है ना, जो संविधान में लिखा हुआ है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, पॉलिटी का, तो वहां निकल के आता है। अब सवाल है कि इतना तो समय ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जब बैच फ्री हो तब कर लेना, अभी सच में इतनी जरूरत नहीं है। कितने क्वेश्चन की लैंग्वेज खराब आती होगी? 5 की आती होगी 100 में से, 10 की आ जाए ज्यादा से ज्यादा, 90 तो आपके पास है। और 10 में भी आप इतने कमजोर थोड़ी हो कि आपको सारे ही नहीं है। इंग्लिश में देख लो, हिंदी में देख लो, दोनों में से एक में काम हो जाता है। अब मैंने बोला कि इंग्लिश तो मैंने शायद गलत ही बोल दी है ना? इंग्लिश में तो हम देखते ही नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करोगे ना तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। ओएमआर और टिक का थोड़ा सा देखते हैं। अभी ओएमआर जो है आप किस तरीके से भरते हैं, कोई मुझे बताएगा? 1 से लेकर 2, 3 इस तरह करके आपके पास 100 क्वेश्चन है। कितने हैं? 100। किस तरह भरते हो ओएमआर? अरे 100 क्वेश्चन है, उसमें जो भी है उसमें 5 ऑप्शन है, वो तो पता ही है। उसके अलावा बताओ, जिसके जो अच्छे टॉपर हैं 120 वाले, वो बताओ किस तरह भरते हो ओएमआर आप साथ साथ में? और बताओ। ठीक है, जो नहीं आता उस पे गोला, बाकी सेम टाइम ओएमआर। ठीक है, और बताओ। ठीक है, हाँ और तो बढ़िया, कह रहा है राम जी, बढ़िया ही रखा है। साथ साथ, जो साथ साथ बढ़ते हैं उनमें एक समस्या है, किसी को महसूस हुई? अभी तो नहीं हो रही होगी बट हो जाएगी। क्या समस्या महसूस हुई? समय ज्यादा लगता है। क्या ज्यादा लगता है? तो समय तो खूब बताएं आपके पास, मैंने सुना। समय सर हमारे पास ज्यादा ही होता है, हम और जगह देंगे ना, यहाँ क्यों खराब करेंगे ऐसा? ठीक है, समय ज्यादा लगता है और गलत हो जाते हैं। गलत क्यों होते हैं? क्योंकि हम थोड़ा जल्दबाजी करते हैं। तो कुल मिला के समस्याएं हैं इसमें, है ना? क्लियर है? दूसरा है, पहले पेपर में टिक लगा दिए 100 के 100%, ऐसा? या फिर क्या? हाँ, तो मतलब जो आता है उस पर टिक, इस तरह 100 हमने पूरे टिक कर दिए, जितना नहीं होना था वो सब करा, और फिर उसके बाद में मार भरी। इसमें किसी को समस्या? इसमें सच में समस्या नहीं होती, मैं खुद, मेरा यही तरीका है। भाई किसी को लगता हो इसमें भी कोई समस्या अगर लगती हो, किसी ने इसको ट्राई किया हो तो देखो, इन तीनों ऑप्शंस का मतलब ये नहीं है कि यही तरीके हैं, फिर आपको इनमें से कोई एक ही फॉलो करना, नहीं, अपने हिसाब से बनाओ। बट जो बेस्ट है, मतलब मैंने खुद ने, जनरली आप किसी से भी पूछोगे ना तो वही तरीका लगाया होता है, तो ये वही है। बताओ। ये है ना? अब इसमें जो नहीं आता उस पर तो गोला, और बाकी को सेम टाइम हमने भर दिया। इसमें कोई समस्या? इसमें भी नहीं है। तो कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अपना एक तरीका होता है, हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जब हम चीज़ों को लेते हैं, मान लो 50 आपके प्रश्न है और आपने फर्स्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 आपने टिक कर दिए। इनमें से मान लो आपको पहला प्रश्न आ गया तो आपने उस पर टिक किया, दूसरा नहीं आया छोड़ दिया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, इस तरह करते करते आपने 100% जो टोटल या 150 जो भी आपके प्रश्न आते हैं वो आपने पूरे अटेम्प्ट कर लिए। इसमें से मान लो आपकी ओएमआर है, अब इसमें ये अलग अलग सीरीज है, आपने सीरीज वाइज जो है इसको बनना शुरू किया। पहली सीरीज में आपने एक पे गोला कर दिया, 3, 2, 5 इस तरह करते करते आपके लगभग मान लो बुरे से बुरे 40 टिक आपने मारे हैं, 40 गोले आपने ओएमआर में भर दिए। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बार में जब पहली अपीयरेंस में जब किसी को देखते हैं, किसी पर्सन को देखते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसमें लगभग 90% से ज्यादा एक्यूरेसी होती है। नो डाउट, मानते हो इतना तो, कि पहली बार मुझे आ रहा था, मैंने टिक किया, आ रहा था टिक किया, मतलब 40 का 9 के हिसाब से 9 चौक 36, मतलब 36% एनी हाउ आपके सही होने चाहिए। एनी हाउ, मरे से मरा, पहले अटेम्प्ट में 100 में से 36% आपके सही है। कितने सही है? 36। अब इस अटेम्प्ट में आपने मैथ और रीजनिंग को हो सकता है छेड़ा हो सकता है नहीं छेड़ा हो, बट कोशिश करा करो कि रीजनिंग मैथ को फटाफट एक बार देख लो कि ये हो जाएगा नहीं होगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ बहुत समय लेती है। रीजनिंग और मैथ की जो एक विशेषता है वो क्या है कि आपको छोड़ेगी नहीं किसी प्रश्न में। किसी प्रश्न में लग गए ना 2 मिनट में, और आगो आगो आंसर, अरे यार फिर अटक गो, आगो आगो आगो, ऐसे करते करते वो 10 मिनट लगा देता है। मानते हो? मान जाओगे? नहीं मान, जो नहीं मान रहे वो मान जाओगे थोड़े दिनों में ना। तो उसको तभी छेड़ना है जब आपको लगता है कि अब मेरे पास खूब समय है,
मतलब कोशिश करो कि एग्जाम के या फिर जीके वाला जितना हो गया वो कर लो, फिर आखिरी में उसको छेड़ो। सच में ऐसा होता है, मेरे साथ खुद के साथ रीजनिंग में ऐसे होता है, कई प्रश्नों में थोड़ा सा बचता है, फिर कि रह गया, फिर आ गया, रह गया, फिर आ गया, रह गया, उसको टाइम खराब करता है, फिर आखिर में छोड़ा भी नहीं जाता उनको, है ना, कि यार बस आई गो, अब इसको छोड़ेंगे, फिर उसको शुरू से करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो रीजनिंग को हमने, मान लो कि हमने यहाँ पर नहीं छेड़ा, सेकंड अटेम्प्ट में हम गए, अभी भी हमने कोशिश की मैथ रीजनिंग को हम ना छेड़े। अब हमने कोशिश की जिन पे हमने थोड़ा गोला लगाया था, जिनमें हमें लगा कि 50-50% का रेशियो है, जिनमें लगा 3 सही है 1 गलत है, उस पे हम जाएंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट है, उसमें हम रीजनिंग और मैथ को पकड़ते हैं। रीजनिंग और मैथ आपने शुरू किया, आपको पता है लगभग 30-35-40% आराम से हर एग्जाम में इसके आते हैं। अपने तो जो प्री और ऐसा ही, उसमें आराम से 30% के आसपास का अच्छा खासा वेटेज होता है। मैं इतना समझ सकता हूं, आप उसमें से 15% एनी हाउ कर दोगे। इसमें मैथ का मान लो 1 ही% हो, मैथ का 1 ही% है ना, बाकी रीजनिंग के 15 तो कर सकते हो। मैथ पे ध्यान रखना, मैथ को छोड़ना नहीं है, कृष्णा सर अच्छा पढ़ाते हैं, ध्यान से पढ़नी है। मैं सच कह रहा हूँ, 3-4 साल से जो तीनों अटेम्प्ट दिए उसमें मैंने एक ही चीज महसूस की है, एकमात्र मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बचा लेगा। जिस तरह मेंस में आंसर राइटिंग होती है ना, आप किसी भी तरीके से कैसे भी लिख दोगे बस, उसी तरह प्री के अंदर मैथ ऐसी चीज है जो आपको बचा लेगी सच में। इस बार मेरे काफी कम नंबर थे इस वाली कट ऑफ में तो, बट फिर भी मेरे 2 या 3% मैथ के थे जिनकी वजह से मेरी कट ऑफ निकली। हालांकि पहले ही मेरे 15-15 नंबर अच्छे रहते थे स्कोरिंग प्री में, क्वालिफाई से। इस बार कम थे क्योंकि पेपर बहुत अजीब था, और हो सकता है कुछ और रीजन भी रहे हो। तो इस तरह मान लो 15% आपने करे हैं, और रीजनिंग मैथ की तो अपनी विशेषता है कि जनरली सही रहता है आपका जो आंसर आएगा वो। तो कितने परसेंट हो गए अपने बताओ, कितना होगा ये? 51। अब मान लो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका 8 महीने 10 महीने 1-1.5 साल बाद में प्री हैं, तब तक आप अच्छे मैच्योर हो चुके हो, आप काफी पढ़ रहे हो, आप काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी आपसे सिर्फ 51% 2 अटेम्प्ट में हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बाकी तुर्रम खान 80 कर चुके होंगे क्या? मतलब खुद के बारे में सोचो। जब हम एक लहर चलती है ना कि 120 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, और वो लहर 71 पे आके रुक जाती है, 70-71 पे, उसका क्या मतलब है? बच्चों में इतना कॉन्शियसनेस नहीं है, इतना समझदारी नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, किस हिसाब से कट ऑफ जाएगी। इस वाली वैकेंसी में भाई मैं लास्ट तक कर रहा था, और आखिरी के 10 मिनट में भी मैंने 1-2% अटेम्प्ट किए थे। बाकी सारे के सारे चॉइस चॉइस होता ना एक रूम में, सारे 23 के 23 बच्चे आराम से बैठे थे बढ़िया यहाँ झांक रहे। तो मैं मगा यार ये सब करके फ्री यार, मैं ही पीछे बैठा हूँ। तब मैं समझ तो गया था उनका चेहरा देख के, ये करके फ्री नहीं है, इनको आ रहे नहीं है इसलिए फ्री है ये। तो इतना विश्वास रखना है खुद पे। जब ऐसे पेपर में आप 150 या 100 में से सिर्फ 51 अटेम्प्ट कर रहे हो, एंड गिल लिया करो ना फटाफट, जैसे कि इसमें मेरे रफ में लिख लिया करो कि फर्स्ट स्लॉट में मेरे 5 सही है, इसमें मैंने 7 टिक कर दिए, इसमें 15 कर लिए, इसमें 20 कर लिए, ऐसे तो हल्का सा आइडिया हो जाता है। जब आप 51 कर पा रहे हो ना, तो यकीन मानो सब आसपास ही है, 2-5 नंबर क्वेश्चन ही आसपास। इससे क्या होगा, आपको विश्वास हो चुका होगा कि पेपर का लेवल हाई है, पेपर की कट ऑफ कम जाएगी, बच्चों को कम आ रहे हैं, मुझे बस 2-5% और अटेम्प्ट करने हैं। जब आपको इतनी चीजें विश्वास हो चुकी होती है ना अपने आप पे, ये होता है कंटेंट की बात, है ना, आपके नोट्स कितने मजबूत है, आपको अपने आप पे कितना विश्वास है। जब आपको ये हो चुका होगा ना, आप इसके बाद में सच बता रहा हूँ कोशिश ही नहीं करोगे ज्यादा अटेम्प्ट करने की। फिर आप बस इतनी कोशिश करोगे कि जो आ रहा है ना कि इसको ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट कर लोगे, दो वाला तीसरे को छेड़ोगे नहीं, और ज्यादा समय आप लगाओगे रीजनिंग और मैथ पे। उसको करते करते अगर आप ना करते 55 और 60 के बीच भी चले जाओगे ना, नो डाउट आप आराम से क्वालिफाई भी करोगे, और एसआई जैसी वैकेंसीज में तो स्कोर भी अच्छा करोगे। इस फॉर्मेट से क्या हुआ, हमने बात करी शुरू अपनी ओएमआर से, है ना, कि ओएमआर को भरने का तरीका क्या है। ओएमआर को भरने का तरीका क्या सबसे अच्छा लगा, जो मैंने भी अप्लाई किया था, एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे टिक कर लिए जो मुझे आ रहे थे, उनको मैंने पहले फिल किया। ओएमआर में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी हमने टिक लगाए उनको फिल भी करना है, क्योंकि बाद में समय नहीं बचता, और हड़बड़ाहट में। इसका एक नुकसान और बताऊं, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने इस वाला पेरी दिया था, 25-30 जितने भी पर्सन उन्होंने कर लिए, उसकी भी आदत सेम यही थी कि सारे एक बार कैसे पूरा अटेम्प्ट करो, पेपर 2.5 घंटे तक, जो आ रहा है नहीं आ रहा सबको करो, फिर आखिरी में एक बार में वो ओएमआर भरनी है। उसने पता नहीं क्या किया, 1% ऊपर नीचे हो गया उसका, उसकी वजह से आगे की पूरी सीरीज है ना वो फ्री। क्योंकि उस समय हम वैसे आधे घंटे पहले अगर आप ओएमआर बनना शुरू करते हो तो जल्दबाजी में फटाफट फटाफट गोले भरते हो, जितना ध्यान होता नहीं है ना, उस वजह से वो फिर 10-20% भी अगर गलत हो गए ना, एक मतलब 25 की एक सीरीज में अगर 5-10% भी आपके गलत हो गए अपने हाथ से, तो आप वैसे ही कट ऑफ से बाहर हो। उसका यही नुकसान भी होता है। इसलिए ओएमआर हमेशा कोशिश करो कि एक बार कोई पेपर पे टिक कर लिए 100% जितने आए उनको करो, दूसरे अटेम्प्ट में कितने करें उनको ओएमआर भरो, ऐसे करते जाओ, उससे आपको समय भी कम लगेगा और कॉन्शियस रहोगे।
ये OMR ये टिक करने का हो गया। इसी में हमने बात की टाइमिंग, समय का भी इसी से निकलता है कि जब आप इस तरीके से अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपको समय का पता होता है। आपको पता है कि मुझे मैथ और रीजनिंग आखिरी में देखनी है। आपको पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो अब मुझे कम ही ध्यान देना है इन पे। आपको पता होता है कि एक पर्सन में मुझे जनरली कितना समय लगता है। आपको ये भी पता होता है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस जो मैथ और रीजनिंग के होते हैं, जो आपको छोड़ते ही नहीं है, बिठा के ही रखते हैं कि मैं आ ही रहा हूँ बस, फिर पीछे चला जाता है। मैं आ ही रहा हूँ बस, फिर पीछे चला जाता है। उसमें आप समझदारी दिखा पाओगे, आप उसमें समय खराब नहीं करोगे। इसी से तुक्का भी नहीं लगेगा आपका। जब आपको पता है पेपर इतना टफ है, आपके खुद के नंबर कम बैठ रहे हैं। अब आज आप अपने आप को कहीं भी देखते होंगे, आप, मैं यकीन दिला रहा हूँ, आप जब 1 साल बाद में अटेम्प्ट दे रहे होंगे ना, आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। आप एक बहुत अच्छी जगह हो, आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व रखते हो अपने पास, आपकी एक अच्छी कैपेसिटी है कि आप यहाँ पर बैठे हो। यकीन मानो, आज कई लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी 51 भी मुश्किल आ पान दो, है ना, 51 भी मुश्किल ही हो पाए 100 में से, बट आप यकीन मानो आप उससे भी ज्यादा कर पाओगे। तो जब आपको पता होगा कि पेपर टफ है, मुझसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे, आसपास सबकी हवा उड़ रखी है, तो फिर आप खुद भी तुक्के नहीं मारोगे, इससे आपके तुक्के भी कम होंगे। और टाइमिंग का मैंने बता दिया, OMR टिक हो गया। अब बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट को लेकर काफी कुछ चीजें चलती रहती है, समस्या रहती है। मैंने वही बताया था कि जो गोला करने वाला होता है ना, गोल, वो किसी भी तरीके से गोल कर सकता है। बचाने वाले के पास कुछ लिमिटेड ही गोल होते हैं। आप गोल कीपर हो जिसको गोल बचाना है, आपके पास 2-3 लिमिटेड तरीके हैं, आपको बस उनको ही मजबूत करना है। गोलकीपर या फिर गोल दागने वाली RPSC है, वो कहीं से कैसे भी क्वेश्चन डाल सकती है। हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि एक है जो 80% पर भी सिलेक्शन नहीं ले रहा, और एक है जो 40 भी नहीं लाने दे रहा। तो इनके बीच में हम फंसे हुए हैं। कंटेंट को लेकर आप इतना ही करना बस, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपके पास जो कंटेंट है वो सच में सफिशियंट है। खासकर हिस्ट्री जैसे टॉपिक है ना, चाहे इंडियन हो चाहे राजस्थान की हो, उसका वेटेज वैसे ही कम है, उसमें पर्सन वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेट आते हैं, तो उन पे आप यकीन मानिएगा। इंडियन हिस्ट्री में तो मैं इतना दावा करता हूँ आपको कि मेंस को लेकर के एक भी पर्सन आपको बाहर नहीं मिलेगा, सच में। नरेंद्र सर से पढ़ा है मैंने भी, और उसमें एंशियंट भी मैंने सर से पढ़ी, हालांकि एंशियंट मेरी खुद की हमेशा से ही कमजोर रही है, तो मैंने उस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। बट आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में ज़्यादा परेशान मत होना, उसमें वैल्यू एडिशन की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप कितना ही वैल्यू एड कर लो, वो पूछेगा फिर भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही। तो बहुत अच्छा है। बाकी साइंस में साइंस में नोट्स अच्छे हैं, शिवेंद्र सर अच्छा कराते हैं, बेनीवाल सर, वो सब अच्छे हैं। बस करंट अफेयर जो है ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है उसमें। करंट अफेयर को लेकर एग्जाम से 2 महीने पहले तक जो है सर क्लासें वगैरह लगाते हैं, उससे आपका कवर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी, साइंस और पॉलिटी, पॉलिटी तो कम है, बाकी इकोनॉमी, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, जिनकी अपनी एक विशेषता है कि ये स्टैटिक भी है और डायनामिक भी। स्टैटिक मतलब इसमें फाउंडेशन कुछ आपको दिए होते हैं ना, नोट्स वगैरह, सिलेबस दिया है, बाकी इनमें करंट भी चलता रहता है। तो दोनों के अंदर आप जब बैलेंस करके रखोगे, तो आपका आराम से जो है कंटेंट का काम हो जाएगा। मैथ रीजनिंग में ऐसा कोई समस्या नहीं है, आपको खुद को अटेम्प्ट करने हैं। मैथ रीजनिंग में इतना कर सकते हो कि रोज उसको 1-1 घंटा दो, उसमें आप मान लो लाभ हानि पढ़ रहे हो, रीजनिंग में आप मान लो कुछ और टॉपिक पढ़ रहे हो, 5-5, 10-10% रोज 1-1, 2-2 प्रश्नावलियों के करो। इससे क्या दिमाग एक्यूरेट होता है। अब यकीन नहीं मानोगे, अब तो मैं छोड़ दिया, वरना पहले जैसे कहीं भी जाना होता था या फिर घर पे भी बैठा रहता था, कुछ भी, तो गाड़ियां होती है ना, कार वगैरह, बाइक, उनके नंबर काउंट करता था मैं। जैसे 1202 है, तो 2 और 2 4, 1 5 हो गए, ऐसे। इससे क्या होता है, दिमाग बहुत फ्रेश होता है। अभी भी निकलो तब ज्यादा मत गणजो, कोई नीचे आ जाओ गाड़ी के, है ना। खड़े रहो, बस में जाओ, बाइक में जाओ, कार में जाओ, तो कोशिश करना, कोशिश सच में करना। दिमाग को विचलित करने वाली यादें है ना, वहां से निकल के इधर चले जाओगे, अच्छी यादों में। नंबर काउंट किया करो, दिमाग बहुत शार्प होता है उससे। हालांकि अब आपने ज्यादा को नहीं हो अभी, बट इतना हो गया कि 23वीं रैंक आ गई, है ना, अपने भी को इतनी चाहिए। मुझे पता है इससे भी अच्छी चाहिए, नो डाउट, लेकिन चाहिए अच्छी। तो इसलिए दिमाग को थोड़ा एक्यूरेट करो। मेरे हिसाब से इतना ठीक है कंटेंट का, इससे ज्यादा लोड मत लो। मेन चीज वो है, विश्वास रखो अपने आप पे और अपने नोट्स पे भी, क्योंकि नोट्स पे, कंटेंट पे आप जब विश्वास नहीं रखोगे, आप इस युद्ध में बहुत कमजोर हो जाओगे, और हमें कमजोर नहीं होना, ठीक है। अब ये चीजें कैसे काम करेगी, अब एक पेपर लेते हैं अपन, उससे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो पेपर, सर एक पेपर लगा दो, हिस्ट्री का है, 20 दिसंबर का। हाँ, अब आयो को गुरु जी ने कौन आ रहे हो, जो भी एक पेपर है, उससे हम क्या करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इस प्रश्न, पहला प्रश्न है आपके कितने के सही है, सही का अलग है, जिसमें जिसका गलत है, फिर हम पूछेंगे कि इनमें से कोई कारण आपको याद आ रहा है जिसकी वजह से मेरा गलत हुआ है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर इसमें से एक वो कारण है, तो आप क्या करोगे, उस प्रश्न में एक में वहीं पे टिक लगा लोगे कि भाई मेरा प्रश्न ये गलत हुआ इसकी वजह से। इसको हम नाम दे सकते हैं, जैसे ए, है ना, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच,
और आई। तो कि सर मेरा जैसे मान लो ऑप्शंस मैंने गलत टिक कर दिया, उसकी वजह से मेरा गलत हुआ है, तो एक बार पेपर लगाने तो मैं और समझाता हूँ। तो वहीं पर आप लिख लो कि बी उसकी वजह से गलत हुआ, तीसरा पर्सन मेरे सी का हिसाब से फैक्ट की वजह से गलत हुआ। ये सब करके जब आपके 100% पूरे हो जाएंगे तब आप काउंट करोगे कि एक की वजह से 100 में से कितने परसेंट गलत हुए, उसको यहाँ पर लिखो। मान लो 2% मेरे ऐसे थे जो रिविजन नहीं हुआ इसलिए मुझे याद नहीं आए। मान लो ऑप्शंस की वजह से मेरा एक गलत हुआ, फैक्ट की वजह से 3 गलत हो गए, क्वेश्चन ढंग से नहीं समझा उसकी वजह से एक, लैंग्वेज समझ में नहीं आई उसकी वजह से एक हुआ, ओएमआर मैंने गलत भर दिया, फिर टिक मैंने पेपर में तो हम कुछ और टिक लगाते हैं, वहां कुछ और लिखते हैं, उसकी वजह से 2 हुआ, समय का अभाव था, एक मैंने फटाफट किया, 5 साल ये तो कम ही है, इसको 10 के ऊपर रखना चाहिए ना, 10 की वजह से, है ना, 10 से कम नहीं होगा ना, ये ऊपर ही रहेगा ये तो। हाँ, तो इस तरह टोटल करोगे हम 12 13 और 15 और 17 3 20 23, है ना, तो 23% मान लो 100 में से आपके गलत हो गए। इस तरह आपको धीरे धीरे पता लगेगा, कभी ये कम होगा, कभी ये बढ़ जाएगा, कभी ये 4 हो जाएगा, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 7 3। कर राम जी तो बुरो न करे था हम है ना। इस तरह आप जब टोटल करोगे ना आपको खुद को यहाँ पर समझ में आने लगेगा, इस बार मेरे 14 गलत हुए, इस बार 20 गलत हो गए, इस बार 21 हो गए, इस बार 11 हुए, इस बार 17, इस बार 18, इस बार 23, इस बार 2, मतलब 2 तो बहुत कम हो जाएंगे, इस बार 10, ऐसे। तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या मेरी गतिशीलता चल रही है ना, एक तरीके का स्कोर कार्ड है। धीरे धीरे आप, हालांकि देखो 10 12 15 गलत होते ही हैं, कोई कितना ही धुरंधर हो, ये बात वही है ना, एक में से एक का मतलब कभी भी एक नहीं हो सकता, कभी वो जीरो भी तो हो सकता है ना, तो 100 में से 150 में से 20 बार जीरो भी हो सकता है, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आंकड़ा 20 से ऊपर ना जाए कम से कम, है ना। 20 होंगे आप कितनी कोशिश कर लेना, 20 मतलब 20 से कम 10 12 15 16 इतने तो होंगे ही गलत, कितनी कोशिश करें, बट हम एक एक प्रश्न को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक एक प्रश्न को सही करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम कहते हैं ना कि रिवीजन हो गया, मेरा इंटरव्यू कॉल भी हो गया, इंटरव्यू कॉल इज नॉट अ बिग डील, आई नो बहुत बड़ी चीज है, मैंने खुद ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, 1010 रैंक रही, बट उसके बाद में एक एक रैंक बढ़ाना बहुत टिपिकल होता है। उसी तरह यहाँ पर 20-15 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग कम करने के बाद में एक एक पर्सन की नेगेटिव मार्किंग कम करना बहुत टिपिकल होता है। अब आप इसमें थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे तो आपका अच्छे से हो जाए। क्या हुआ सर, नहीं मिल रही? चलो कोई ना, पेपर ही दे दो मेरे को, राजस्थान हिस्ट्री का पेपर जो है ना, मान लो हम पेपर को अगर देखते हैं तो पहला ही प्रश्न है, अरेंज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मारवाड़ इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट, है ना, मतलब मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमें पता है 1 2 3 4, इसमें मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ हितकारिणी सभा। इसमें आंसर क्या है इसका? बी है इसका आंसर, है ना। बी का मतलब है यहाँ पर 3 फर्स्ट है, मतलब मारवाड़ सेवा संघ सबसे पहले बना, उसके बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा बाद में, उसके बाद में मारवाड़ लोक परिषद, और उसके बाद में लास्ट में मारवाड़ यूथ लीग पहले थी, लोक परिषद सबसे लास्ट में थी, है ना। हम बात करते हैं अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद, वो 19 कब बनी थी? अखिल भारतीय लोक परिषद। तो इस तरीके से ये प्रश्न मान लो आपका जिसका भी पेपर था उन्होंने ऑप्शन सी डाल रखा। अब ये प्रश्न कितने लोगों का सही है, पहले वाला गलत कितने लोगों का है, कारण क्या है गलत होने का? हाँ, गोल हो गया, मैंने कारण बताओ एग्जैक्ट कि भाई सबका अपना अपना कारण रहा होगा। ओके, मतलब फैक्ट का मान सकते हैं, थोड़ा सा एरर है ना। 2-3 ऑप्शन है, और उसके अलावा और कोई मेजर कारण इनमें से किसी को लगता है कोई कारण जिसकी वजह से ये गलत हुआ? एक तो फैक्ट वाला हम कह सकते हैं ना, उसको आप लिख लो वहीं पे क्वेश्चन पेपर पे, सी, है ना। इस तरह सी मतलब फैक्ट को लेकर आपके इन 100 में से कितने परसेंट गलत होते हैं, है ना, उनको आखिरी में लिखो यहाँ पर कि मान लो फैक्ट की वजह से मेरे 3% गलत हुए थे। इस तरह धीरे धीरे करोगे ना तो अच्छी एक ग्रोथ बन जाएगी। इसमें क्या होता है ना कि आपको सबको पता है, बताता हर कोई है, सबको सारी चीजें पता है, बट एक तरीके से एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। हालांकि मैंने भी खुद नहीं बनाया है, मैंने सच में ईमानदारी से कहीं से कुछ ये चीजें नहीं पढ़ी, खुद नहीं मुझे लगा मेरे को कि भाई थोड़ा सा इस तरह कर सकते हैं हम, तो इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न अगर हम लेते हैं ना तो सेम वही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एफर्ट्स मेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सोशल रिफॉर्म्स इन राजस्थान। मतलब राजस्थान में विभिन्न संस्थाओं द्वारा सामाजिक सुधार हेतु किए गए जो प्रयास है उनके संबंध में कुछ कथन है, उन पर हमें विचार करना है।
राजस्थान हरिजन सेवा संघ नाम सुना होगा सबने। इन्होंने हरिजनों में शिक्षा, प्रचार, सामाजिक सेवा और उन्हें संगठित करने का कार्य किया। 1877 में गठित देश हितैषणी सभा ने राजपूतों में विवाह के खर्च को सीमित करने का प्रयास किया। वोल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा, जिसका प्रश्न इस बार भी आया था, द्वारा मृत्यु भोज को सीमित करने का प्रयास किया गया। तीनों सही है, उपयुक्त सभी इसमें सही है। ठीक है, गलत किस किस का हुआ ये? ठीक है, तो नोट्स मतलब कंटेंट का हल्का सा आपको लगा कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है ना, तो इसकी वजह से गलत हुआ आपका। आप लिख सकते हो, इसमें आपका ज्यादा कोई लॉस, मतलब ज्यादा कोई आपका कंसर्न नहीं है ना। और किस वजह से गलत हुआ किसी का ये प्रश्न? इसके अलावा किसी का और कोई रीजन जिससे गलत हुआ हो ये बताओ। ठीक है, ये छोटा सा लेते हैं, चलो इसमें तीसरा ही देख लेते हैं ना। मैच द फॉलोइंग पेयर्स, आर्य समाज के एक्टिविस्ट और दूसरी साइड उनके रिलेटेड एरियाज। मास्टर आदित्यनाथ, वासुदेव खंडेलवाल, श्यामलाल, विष्णु पांड्या। हमें पता है कि मास्टर आदित्येंद्र भरतपुर काफी अच्छे एक्टिविस्ट रहे हैं, भरतपुर पंजाब मंडल में भी उनका योगदान रहा है। तो ए फॉर 3, इसमें ऑप्शन में सिर्फ A3 एक में ही है, तो वहीं पे हमारा ये ऑप्शन क्लियर होता है। कोशिश किया करो कि 3 मिलने के बाद भी और आगे भी उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। दिमाग को इतना सेटल नहीं रखना कि एक ऑप्शन टिक होते ही कि हाँ भाई हो गया। अभी आप थोड़ा ध्यान रखो, एग्जाम में तो आप फिर भी निकाल सकते हो कि भाई हो गया, क्योंकि टाइम वहां कम रहता है। बट यहाँ पर कोशिश करो, 3 मैच तो हो गया, फिर और कोशिश करो और कौन सा किससे मैच होगा। हाँ, कहीं बात होगी, सब ठीक है। वासुदेव खंडेलवाल अलवर से थे और श्यामलाल जयपुर से, विष्णु पांड्या मेवाड़ से। ए ऑप्शन इसका सही, लगभग सही है। किसी का गलत हुआ? हाँ सर। अच्छा, माता क्यों दे रहे, तो गलत ही नहीं हुआ तो फिर। तो इस तरीके से अब जैसे समय का थोड़ा सा अभाव तो है, लेकिन इतना भी नहीं है, कर सकते हैं। निम्नलिखित में से राजपूताना मध्य भारत सभा, उसके संस्थापक सदस्यों की बात करनी है। सिलेक्ट दी फाउंडर्स ऑफ राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 जो बना था उस समय, उसमें फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब इसमें हमें पता है कि विजय सिंह पत्तिक उसमें शामिल थे, गणेश शंकर विद्यार्थी भी शामिल थे, चांदकिरण शारदा शामिल थे और जमनालाल बजाज भी शामिल थे। मतलब चारों लोग इसमें शामिल थे, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अब ये इसमें भी देखो कॉम्प्लिकेट किया गया है, 4 होने का मतलब हम पढ़ते हैं उपयुक्त सभी, मतलब लास्ट डी आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, सी है ना। तो ये इस तरीके से कई बार चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें कौन सा सही है? सी, सबका सही है। ये पेपर दिया उसका सही नहीं है, कौन था? आप हो, आपने इसमें डी भरा हुआ है ना, क्या कोई खास वजह? ध्यान पेपर पर था? नहीं, मतलब ये चांदग्रहण शारदा नहीं मान रखा आपने ना शायद, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसकी इस तरह मतलब आपको खुद को जो भी प्रश्न गलत हुआ इस पेपर में जाके थोड़ा ध्यान देना, या बायोलॉजी वाले में देना, आंसर की मिला देना। आधे घंटे लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मेरे, किस वजह से प्रश्न मेरे गलत हो रहे हैं ना। अभी बोर हो गए लग रहा है, नहीं हुए? तो 5-10 लोग ही क्यों कह रहे हैं कि नहीं हुए? कोई ना, ये क्या पेपर डिस्कशन थोड़ा होता भी हैवी है, तो मेरे हिसाब से इतना खूब है आज के लिए। और उसके अलावा मेंस वगैरह की बात हम फिर कभी आएंगे तब करेंगे। मेंस में क्या, अभी मेंस का इतना ही देखना कि आंसर राइटिंग करो थोड़ा सा। आज जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको घर जाके सोने से पहले या उठने के बाद में, सही बोला ना, सोने के बाद और उठने से पहले उसकी आंसर राइटिंग किया करो। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे थे आप? समय क्या हो गया? अभी तो है समय तो। अच्छा, एक समय के इशू रहता ना, बैच ये 1 बजे तक रहता होगा। हाँ, तो खूब है वैसे, टाइम थे तो मजा ले हो तो ले लो। 1 से 8 बजे तक 7 घंटे रहते हैं, है ना, सही। आधे घंटे आंसर राइटिंग करनी है लाला, आधे घंटे फोन पर कम बात कर लिए। ये बैच तो काफी थोड़ा इस हिसाब से चल रहा है ना। तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? 21 साल के हो गए अभी, क्या है ईयर कितना है?
अरे तो यार क्यों मजा ले, आराम से दे लेना, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी होती। ग्रेजुएशन हो गई आपकी, जल्दबाजी तो वहीं कर दी। इसका आप ये कर सकते हो कि सर से कह के कोई पहले का बैच अगर वो एक्सेस वगैरह हो पाए तो, जो 6 महीने 8 महीने पहले से शुरू था उसमें थोड़ी क्लासेस स्पीड से हो रखी हो, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन वैसा, वो कर सकते हो। उसमें कोई मार्जिन वगैरह मिले तो वैसा कि भाई मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ या जो भी है। आए गो। इस तरह कर सकते हो आप, है ना। बाकी ये तो बैच तो उस हिसाब से चल रहा है ना। तो आ रही है वैकेंसी मतलब ऐसा। अरे मैंने कोड़ा हूँ पता है। क्या बोल रहे हो? ध्यान है? क्या करना है ध्यान का? मोह माया में ध्यान जाता है ऐसा। ठीक है, जीवन में कह रहा हूँ ना, पढ़ाई के अलावा और भी बहुत चीज जरूरी चीजें होती हैं, तो वो जरूरी हैं चीजें, तो जरूरी रहनी चाहिए। उनको कम जरूरी करने की क्या जरूरत है। ठीक है, थोड़ा रहता ही है ना, कहीं समस्या होती है, किसी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, किसी के खुद के इश्यूज हो सकते हैं। उसका तो देखो एक इलाज यही है कि बोल बोल के पढ़ा करो जब भी लगे कि भाई ध्यान भटकता है तो। और ये जीवन में सबके साथ होता है देख, क्योंकि गला सबका सूखता है ना। अब इसको यही है कि थोड़ा आप अपने हिसाब से मैनेज करो। और मैं तो ये मानता हूँ जीवन में कुछ समस्याएं होनी चाहिए तैयारी के समय। कल को बताओगे भी तो सही कि मैं लालटेन का उजाला में पढ़े हो, है ना, या स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था, है ना। हाँ, मुझे मुझे ताने मारने वाले मेरे रूम में तक आ जाते थे, है ना। समझ। हाँ, वीडियो कॉलों पे ताने मारे जाते थे मुझे। तो इस तरह कुछ रहना भी चाहिए जो जिससे हम बता सकें। हाँ, उन्हें भी ले ले लपेटा हम। नहीं आता वो, नहीं है वो, नहीं करता टेस्ट। अरे नहीं, हाँ ये एक बड़ा कंसर्न होता है ना बराबर वालों को देख के कि भाई ये कोई जलन नहीं है, ये अपने प्रति एक गिल्टी होती है आदमी को कि देख वो तो पढ़ रहे हो जब तू यहाँ कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। हम भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं सबके साथ रहता है। हमसे कहीं बड़े टॉपर होते हैं जीवन में ना, हमसे भी अच्छे लोग होते होंगे, बहुत आगे होंगे ऐसे लोग। उनको लेकर समस्या नहीं करनी, सब अपनी अपनी जो है जंग में है। सबका अपना अपना तरीका है, उस तरीके से सब चले जा रहे हैं, तो उस तरीके से आप भी चलते जाओ। बस इसको लेकर कभी वो नहीं होना, आप ये कोशिश कर लेना कि भाई वो जो अपनी पढ़ रहा है वो अपनी पढ़े, हम भी अपनी पढ़ लेंगे। कुल मिला के आपको तो नहीं है वो अपने आप को एक दिन फ्री रखना है, सीधी बात ये है। संडे की छुट्टियां रहती है यहाँ पर भी ना। हाँ, तो उस दिन बस वैसे ही फ्री हो, उस दिन वैसे ही फ्री रहते हो तो वो आप कर लिया करो। और उसके अलावा हाँ सी, कुछ ना कुछ, अरे जीवन में रहता तो बहुत कुछ है यार, ये तो मेरे साथ ही होता है। जीवन में बहुत कुछ रहता है, और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि कुछ बहुत अच्छी यादें रह जाती है ना, ऐसा रहता है वो। देखो, जीवन का एक वो है, मतलब समंदर भी अगर इतना बड़ा विशाल है तो वो भी बहुत सी चीजें छोड़ के आगे बढ़ता है, वो तभी बड़ा हो पाता है। वो अपने अंदर से बहुत सी सीप वगैरह मोती भी निकालता है, तो इसीलिए वो बड़ा है, क्योंकि उसके साथ भी बहुत सी चीजें छूटती है। छूटता है, रहता है, जीवन है, धीरे धीरे अभी और छूटेगा। बड़ा एरिया जो डेटो हालदानी 2-5 साल बाद में ज्यादा छूटने लगेंगे, उससे पहले कि पालो सब कुछ, बात वो है। ये और कुछ थोड़ी छूट रहा है किसी का। अभी काहे की क्लास है? अभी हिस्ट्री की थी क्या? अच्छा, बायो वाली। क्या बात। तो अभी थोड़ी आएंगे सर अब? अच्छा, मैम आएंगे। क्या? क्या? अब नहीं आते? उपवास, अच्छा वो कुछ रहता होगा उनका जो भी। सही। क्या? आप इतने सीरियस क्यों यार, सब हंस रहे हैं। हंसो पहले। गुड। बताता हूँ, बैठो, करता हूँ। हैं? वही वही है।
सब कुछ पा लेना ही जीत थोड़ी होती है, कई बार हारना भी कमाल होता है ना? सही है। मलाल नहीं रहना चाहिए जीवन में, मैं यही कहता हूं। अपने आप को खुश रखो, जो आपके अच्छे शौक हो, माता पिता को लेकर, अपने समाज के प्रति, अपने प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको बराबर पैरेलली चलते रहने दो। जीवन जो है वो इस विकट परिस्थितियों में वैसे ही बहुत छोटा है। वैकेंसियां तो फिर भी लौट के आती हैं, लेकिन उम्र आपकी नहीं आएगी। मलाल एज सच कोई बड़ा रहा नहीं, क्योंकि पैरेलली 20 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। मेरा सीधा सा मानना है कि एकेडमी जितने आप आगे तक कंटिन्यू रख पाओ, मतलब कॉलेज कोई सब्जेक्ट वगैरह वो करते रहो। 22 तक मैंने बीएड किया, पैरेलली वैकेंसी आ गई, तो कोविड का भला हो, ज्यादा बीएड में ज्यादा माथाफोड़ी हुई नहीं, तो फिर अपने इधर ध्यान रह गया। मलाल 21 में इतना सा रहा कि फोर्थ पेपर बहुत हल्के में लिया गया मेरे द्वारा। मैंने भी उसी तरह समझा कि 4 जैसे पेपर है, सब 200 200 के, वैसे वो भी तो 200 का ही है, वो कोई तुर्रम खान थोड़ी है। बट उसको मैंने समझ लिया कि जो 3 पेपर है ना उनके बराबर है वो। हो सकता है इन 3 के मिला के 600 है, इसके सिर्फ 200 हैं, बट ये जो 600 हैं ये 200 के बराबर है, या उससे भी कम ही है। उसमें मैंने ग्रामर पे ज्यादा ध्यान दिया, ग्रामर याद करना, ज्यादा रटना। फोर्थ पेपर में, फोर्थ पेपर 21 वाले में समस्या क्या हुई, ग्रामर की जीके की तरह सेम टेंडेंसी है साहब। जहां से आपने पढ़ा है वहां से वो क्वेश्चन उठ के आ गया, तो आपको भी आ गया, सबको आ गया। याद वहां आ गया, ग्रामर मान लो विलोम पूछ लिया, अनुग्रह का विलोम पूछ लिया, वन वर्ड पूछ लिया आपसे, क्षितिज के बराबर हो, ऐसा याद आया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। नहीं आया मतलब 1 नंबर गया, 1 नंबर का 1 है वो, उस तरह। मुझे इतना पता तो था ये सब, फिर भी कि नहीं यार ग्रामर पे ध्यान दिला, तो वो सब कि शुरुआत के 50 नंबर है हिंदी में, वो अगर उस पर ज्यादा ध्यान दे लिया तो बाकी के 70 नंबर आ जाएंगे। मैंने भी यही सोचा, मुझे समझ में आ गया। 75 नंबर थे इंग्लिश में। मेरे एक वो था, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, एलोबरेशन, उस पे लिखा मैंने। अब क्या मानोगे, मैंने 20 में ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से की है, 22 में मेरी बीएड इंग्लिश लिटरेचर से थी, मैं थर्ड ग्रेड रीट में लगा, हालांकि ज्वाइनिंग नहीं हुई। हाँ है ना, उसमें मैंने फॉर्म गलत भर दिया था, फॉर्म में कोई ऑप्शन पता नहीं था, मैंने टिक गलत कर दिया। उस बाद में फिर वो हाई कोर्ट में रीट वगैरह, हाँ रीट में रीट चल रही है मेरे अभी, है ना। तो उसके बाद भी मेरे वो पर्सन, उसने एलोबरेशन गलत था मेरा, उसने मुझे कमेंट किया। हाँ कोई बात तो गहरी है, माइक दूं? हाँ, तो उसमें 10 नंबर का एलोबरेशन उसने मुझे लिखा, मैंने उसने पूरा 0 नंबर दिया एक, तो ऊपर से और लिखा द कैंडिडेट हैज नॉट अंडरस्टूड द थीम। मतलब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, मतलब मेरे को कह रहे हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हम पूछ क्या रहे हैं। मतलब उस स्तर पर चला गया था मैं, क्योंकि बहुत वो ग्रामर शुरू करते 10-15 मिनट में संधि वंदी ढंग से आई नहीं, विलोम और वो थोड़ा भूल गया, तो बिल्कुल डाउन। फिर इंग्लिश शुरू करी, लेटर लिखा, आधा लेटर लिखने के बाद समझ में आ रहा है पूछ क्या रहा है। फिर वहां खत्म काम, दिमाग खराब। फिर थोड़ा आगे गया, एलोबरेशन में कुछ छाप दिया, मेरे को खुद को पड़ गई, शर्म आ रही। मैं को भगवान उसको इतनी ताकत देना कि वो उसको समझ सके। तो इस तरह वो फोर्थ पेपर तभी लग गया था, मैंने 10-20 मिनट पेन डाउन कर लिया। वो कहा नहीं होगा इस बार, तो अगली बार देखेंगे। सीरियसली मैं सबको देखने लग गया। फिर मैं सेम टाइम याद है यार कोई मजाक थोड़ी है, अगली बार का लिख तो सही। फिर मैंने लिखा, तो फोर्थ पेपर में वो मेरा मलाल रहा। उसके अलावा जीवन में ऐसा कोई मलाल रहा नहीं है। ट्रेवलिंग का बढ़िया शौक है, मेरा इंस्टाग्राम है @विकास, वहां पर खूब आपा बढ़िया आदमी, मौज लिमार वाला आदमी। उसके अलावा घर परिवार में यहीं का हूँ, मम्मी पापा फैमिली, हम ज्वाइंट फैमिली में, दादाजी हैं, सारी कोई समस्या कौन, भगवान की देन सो। उसके बाद में फिर जब मैं बात करता हूँ 23 वाली वैकेंसी आई, तो इसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पे ज्यादा ध्यान दिया, बहुत ज्यादा। अब यकीन नहीं मानोगे, ग्रामर को तो मैंने ढंग से पढ़ा ही नहीं। ग्रामर तो मेरे को जैसे 21 में जितना पढ़ा उतना ही पढ़ा, बस कॉम्प्रिहेंसिव पे बहुत ध्यान दिया। फिर पैरेलली मैं एमए करने लग गया लिटरेचर से, तो वहाँ पर राइटर्स थे, नॉवेल्स वगैरह कुछ अच्छे अच्छे पढ़े, उनसे लाइनें मिलती है अच्छी अच्छी, अच्छे विचार मिलते हैं, उनको हम कोट कर सकते हैं। ये सब धीरे धीरे मिला, तो उससे क्या हुआ कि कल को जाकर के जब ये वाला अटेम्प्ट आया, उसमें मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव में अच्छा खासा कंटेंट था। और सेम ऐसा ही हुआ, ग्रामर आप देखते हो, हिंदी की ग्रामर तो फिर भी अच्छी आई, लेकिन इंग्लिश ग्रामर ने हवा नहीं लगने दी। मैं खुद एमए हूँ, मेरे साथ के जो एमए इंग्लिश से, उन्होंने खुद ने ये चीज महसूस की कि हमारा एमए होने का कोई फायदा नहीं था, मतलब इतना टिपिकल पेपर आया था। बट वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव ने पार लगा दी। इस बार 86 नंबर है, हालांकि नो डाउट इतना कोई बड़ा डिजिट नहीं है, बट सबके डिजिट अब की बार 100 के अंदर ही है। परमेश्वर जी वगैरह के अच्छे नंबर है, फिर भी उनके इंटरव्यू में बहुत कम नंबर है, बट उनके मेंस में काफी अच्छे नंबर है।
तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान दिया। आरएस की जर्नी में सिर्फ एक मलाल ये रहा कि फोर्थ पेपर में कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान ना देना, उसके अलावा ऐसा सच कोई चीज ऐसे रखी नहीं जीवन में। और ज्यादा स्ट्रेटजी वगैरह सुना मत करो किसी की, अपनी खुद की बनाओ, आपकी खुद की अपनी डिमांड है, खुद का अपना व्यक्तित्व है, खुद की अपनी एक मांग है, ठीक है। तो चला चला एक शायरी सुनाओ यार थान में, बढ़िया सी है ना। हाँ 1 मिनट है, फोन निकाल ले, ऐसा सही है। मेंशन करता करता मन सुनवा मत दीजिए, थोड़ा ठीक ठाक से सुनाते हैं जो सुन भी सके। हाँ और उसके अलावा कोई समस्या किसी के, सब कुछ ठीक है। हाँ अरे नींद आती है, इसका एक बताता हूँ मैं आपको। नहीं चलने तो ये भी अच्छा, एक ही ये तो बना ले, अच्छा है। हम मॉक इंटरव्यू में बैठ रहे थे इस बार, स्प्रिंग बोर्ड की जो मॉक इंटरव्यू वगैरह है उनमें, तो वहां पर एक स्टूडेंट आए, एज में 22-23 साल की होंगी वो। शरीर से दिख जाता है दुबले पतले से जब कोई होते हैं, तो पूछ लेते हैं मॉक होने के बाद। मैंने भी पूछा सर ने कि हेल्थ वगैरह का इशू थोड़ी, आप ठीक है कि हाँ सर मैं ठीक हूँ, फिर कि इस तरह शरीर मतलब काफी कमजोर था, मतलब है ना। तो उन्होंने जो बात कही वो सच में आज भी मैं जब आपको बोल रहा हूँ ना, मैं तो मुझे खुद को थोड़ा ऐसा लगता है। उसने ये कहा कि सर मेरा बैच इवनिंग बैच था, तो घर जाने के बाद मुझे खाना खाने के बाद नींद आती थी, इसलिए मैंने खाना ही छोड़ रखा है। मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाती हूँ सुबह, रात का खाना मैंने छोड़ रखा है सर, काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने या साल जितने भी हैं। और अभी मैं एक टाइम का ही खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे नींद आती थी, इसलिए। ये सोच के ही इतना आता है, मतलब आदमी उस स्तर पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है, तो सोचो हमें अभी कितना कंपटीशन झेलना है। ये कंपटीशन सिर्फ अपने आप का ही तो है। उन्होंने सिर्फ अपने आप से ही तो कंपटीशन किया कि उनको बार बार नींद आ रही है, उन्होंने उससे जीत पाई है। बाकी उन्होंने अलग से ना कोई इतना कोई अच्छा अलग कुछ पढ़ा होगा, ना कोई कंटेंट, इतनी भागदौड़ उन्होंने नहीं की। उनकी जंग, जिस तरह हर किसी की जंग खुद के साथ खुद की जंग है, वैसे उन्होंने भी ये जंग समझी कि मेरी जंग मेरे साथ ही है, मेरी जंग है नींद, सोना। और उन्होंने उसको त्यागने के लिए अपनी भूख, भाई आदमी करे कहीं पे नहीं है, चौको खा बान है, चौको पैर बान है, चौको सो बान। उन्होंने दो चीज स्किप कर रखी है, बताओ। तो इसीलिए जिन्हें अब आएगी क्या नींद, आओ लिखे अपन तो आप नहीं तो कौन रुक है ना। क्या पर और एग्जाम निकल जाएंगे कैसा। सही है। हाँ यही तो है, यही तो, कि भाई मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी पहचान बन जाए, शोर ऐसा मचाए कि ये कारवां बन जाए। बताओ किसी को इन्हें, उनको बोलो कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, थोड़ा समय लगेगा, रुको, इतना ही कहो, फिर बढ़िया, हाँ फिर बढ़िया रैली निकलवा देंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ो हैवी हो जाएगी, चलते हैं ऐसे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे हैवी हो जाएगी समझो। आप तो हो तैयार, मैं नहीं हूं ना। चलो सुनो सुनो सुनो, शांति। मेरे गमों में मेरा हिस्सेदार नहीं लगता, मेरे गमों में मेरा हिस्सेदार नहीं लगता, ये लड़का मेरी कहानी का किरदार नहीं लगता। उसकी फिक्र करूं तो हुकूमत बदल जाए, उसकी फिक्र करूं तो हुकूमत बदल जाए, यार ये लड़का मुझे समझदार नहीं लगता। ठीक है, ये तो ठीक था, थोड़ा ज्यादा भी नहीं था, ठीक है। अभी क्या घर जाके आओगे हैं?